तो कैसे हो मेरे भाई बंधु? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी स्टडीज प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है क्लास 10 बायोलॉजी का। और बिना किसी टाइम को वेस्ट किए अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। और कल हम लोग ने इंट्रोडक्शन देखा था लाइफ प्रोसेस चैप्टर का। और आज हम चैप्टर का पहला टॉपिक चालू करने वाले हैं और पहले टॉपिक का नाम है व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। क्या होती हैं लाइफ प्रोसेसेस? The maintenance functions of living organism must go on even when they are not doing any particular thing. मेंटेनेंस लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो भी फंक्शंस हैं उनका मेंटेनेंस, ताकि जब हम कुछ काम नहीं भी कर रहे हों तो भी एक पर्टिकुलर लाइफ चलनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैं भी बैठा हूँ पर मेरे अंदर जो भी प्रोसेस चल रहे हैं, डाइजेशन का चल रहा है, ठीक है, और ब्रीथिंग का प्रोसेस चल रहा है, तो ये सारी प्रोसेस मेंटेन होकर चलनी चाहिए और फंक्शन सही से करनी चाहिए। इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग इन क्लास, इवन इफ वी आर जस्ट asleep, दिस मेंटेनेंस जॉब हैज टू गो ऑन। ये जितनी भी मेंटेनेंस वर्क है अपने बॉडी के अंदर वो चलनी चाहिए। इसमें से कोई मेंटेनेंस वर्क अगर रुक गया तो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी और हमें कुछ ना कुछ दिक्कत होने लगेगी हमारे बॉडी के अंदर। The processes which are together perform these maintenance job are life processes. यही आपके जो भी मेंटेनेंस वर्क है, यही जो आपके मेंटेनेंस जॉब है बॉडी की, ये सारे प्रोसेसेस अगर एक साथ परफॉर्म करें तो उन्हें हम क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। Since these maintenance processes are need to prevent damage and breakdown, energy is needed for them. These energy comes from outside of the body of the individual organism, so there must be process to transfer a source of energy from outside the body of the organism which we called food. अब क्या चाहिए कि इस मेंटेनेंस प्रोसेस को डैमेज या ब्रेकडाउन होने से प्रिवेंट करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी बॉडी को हमें कहाँ से मिलेगी? आउटसाइड द बॉडी मिलेगी। हमें एनर्जी अंदर से नहीं, हम एनर्जी को बाहर से कंज्यूम करते हैं जिसे हम बोलते हैं फूड। फूड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी विच कम्स फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वी कॉमनली कॉल न्यूट्रिशन। जो आपका जो प्रोसेस है जो हमें फूड दे रहा है वो हमारा हो जाएगा न्यूट्रिशन, जो कि एक एनर्जी का सोर्स है, जो कि आउटसाइड द बॉडी वी कंज्यूम इट एंड गिव एनर्जी टू आवर बॉडी एंड आवर बॉडी maintain our life process. If the body size of the organism is to grow, additional raw material will also be needed from outside. अगर हमारी बॉडी ग्रो कर रही है, ठीक है, तो हमें एक एडिशनल रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी, ठीक है, जो कि हमें बॉडी को ग्रो करने में मदद करेगी। सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स, जब से अपना अर्थ बना है और लाइफ जो भी अर्थ के अंदर प्रेजेंट है वो डिपेंड रहती है कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स के ऊपर। मोस्ट ऑफ दीज फूड सोर्स आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड। जितने भी हम लोग फूड सोर्स देखते हैं, जो भी हम फूड कंज्यूम करते हैं, उनमें से मैक्सिमम फूड सोर्स क्या है? आपका कार्बन बेस्ड प्रोडक्ट होता है। डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दीज कार्बन सोर्सेज, different organism can then use different kinds of nutritional process. तो इनके कॉम्प्लेक्सिटी, फूड के कॉम्प्लेक्सिटी के अनुसार क्या होता है कि कार्बन सोर्सेस उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी में पाया जाता है, इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड के अंदर आपका डिफरेंट डिफरेंट क्या देखने को मिलता है? कार्बन सोर्सेज देखने को मिलता है। और डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स या फिर ऑर्गेनिज्म को आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन को जरूरत पड़ता है। और ये एक पहला हमारा लाइफ प्रोसेस जो आएगा जो कि है न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस। The outside source energy could be quite varied since the environment is not under control of the individual organism. अब आपको जो भी एनर्जी के सोर्सेस हैं वो इन्वायरमेंट के अंदर बहुत ही वेराइटी ऑफ क्या देखने को मिलेगा? सोर्स देखने को मिलेगा एनर्जी का, क्योंकि हर जगह इन्वायरमेंट सेम नहीं हो सकता और एक कोई भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म कैन नॉट कंट्रोल एन इन्वायरमेंट, so that's why the source are varied in different types of reason. Sources of energy therefore needed to be broken down or built up in the body and must be finally converted to a uniform source of energy. अब क्या होगा कि हम जो सोर्स ले रहे हैं एनर्जी का उसको ब्रेक डाउन करना भी जरूरी है, ताकि वो बॉडी में या फिर शरीर में जाके वो एनर्जी कंज्यूम हो पाए, ठीक है, और फाइनली वो एक सिंपलर सोर्स ऑफ एनर्जी पे कन्वर्ट हो जाए, ताकि हमारे
जो मॉलिकुलर मूवमेंट्स है उनको ज़रूरत है उस सोर्स की, उस एनर्जी की, तो वो उस ब्रोकन डाउन सोर्स ऑफ एनर्जी को क्या कर सके, अच्छे से कंज्यूम कर सके। इसीलिए हमें उस एनर्जी को बिल्डअप, मसल पे बिल्डअप या बॉडी के अंदर बिल्डअप करने के लिए उसको ब्रेक डाउन करना पड़ता है। मेंटेनिंग लिविंग स्ट्रक्चर्स एज वेल एज काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स द बॉडी नीड्स टू ग्रो। तो ये सोर्स ऑफ एनर्जी कहाँ कहाँ काम आएगी, आपके लिविंग स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करने में, मॉलिक्यूलर को मूव करने में, और जो बहुत सारे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनको ग्रो करने में भी मदद करेगी। फॉर दिस सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन द body are necessary. Oxidizing, reducing reaction are some of the most common chemical means to break down molecules. अब यहाँ पर सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी के लिए क्या है, नेसेसरी है। और इसका एग्जांपल हो जाएगा आपको ऑक्सीडाइजिंग रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, जो कि आपके मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स है जिसके कारण हम मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं। फॉर दिस many organisms use oxygen source from outside the body and the process of acquiring oxygen from outside the body and to use it in the life process। अब हम लोग को क्या चाहिए कि बॉडी के अंदर जितने भी मेंटेनेंस प्रोसेस हैं उनको मेंटेन करके चलाने के लिए हमें ऑक्सीजन सोर्स की जरूरत है। और ये ऑक्सीजन सोर्स आपको कहाँ से मिलेगा, आउटसाइड द बॉडी मिलने वाला है। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, और हम लोग क्या करते हैं कि ये जो ऑक्सीजन सोर्स है वो हम लोग एक्वायर करते हैं बाहर से, और इसको हम अपने डे टू डे लाइफ प्रोसेस के अंदर यूज भी करते हैं। और ब्रेक डाउन द फूड सोर्सेस सेलुलर नीड्स इन व्हाट वी कॉल रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन से हमारे पास आ गया है दूसरा लाइफ प्रोसेस। पहला लाइफ प्रोसेस था आपका न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस, और सेकंड आपका आ जाएगा रेस्पिरेशन, जिसके अंदर हम फूड सोर्स को ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन का हेल्प लेते हैं और वो ऑक्सीजन हमें आउटसाइड द बॉडी मिलती है, और इसी प्रोसेस को हम बोल रहे हैं रेस्पिरेशन। और in this case a single celled organism no specific organs for taking in food, exchange of gases or removal of wastes may be needed because the entire surface of the organism is in contact with the environment. But what happens when the body size of the organism increases and the body design becomes more complex? तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर हम लोग इस केस की बात करें, अगर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो उनके पास वैसा कोई सच स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं होता है जिसके अंदर वो फूड और गैसेस का एक्सचेंज कर सके या फिर वेस्ट का रिमूवल कर सके। तो मेन नीडेड बिकॉज द एंटायर सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन कॉन्टैक्ट विद द एनवायरनमेंट। तो वहाँ पे और ऑक्सीजन की नीड कम हो जाएगी, और वो क्या होता है कि डायरेक्टली इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में रहते हैं वैसे ऑर्गेनिज्म, तो उनको उतनी ऑक्सीजन की नीड नहीं होती। अगर वही हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें एक ऐसे ऑर्गेनिज्म की जिनका बॉडी साइज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और बॉडी डिजाइन बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स है। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल द सेल्स मे नॉट बीइंग direct contact with the surrounding environment, thus simple diffusion will not meet the requirements of all the cells। अब यहाँ पर क्या बात की जा रही, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे सेल्स ऐसे हैं जो बॉडी के अंदर है, जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है एनवायरनमेंट के। तो वहाँ पे आपका सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस काम नहीं आएगा बॉडी के अंदर गैसेस का एक्सचेंज करवा पाने में। तो वहाँ पे हमारे पास रिक्वायरमेंट उतनी फुलफिल नहीं हो पाएगी सेल्स के अंदर, क्योंकि वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है एनवायरनमेंट के। We have seen previously how in multicellular organism where various body parts have specialized in function they perform। अब हम लोग प्रीवियसली ये देख चुके हैं कि मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जो कि एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, एक स्पेशल वर्क अपना कर रहे हैं जो कि और भी कोई पार्ट बॉडी का नहीं कर रहा है, ठीक है। बॉडी के अंदर बहुत सारे स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स हैं जो कि अपना अपना पर्टिकुलर फंक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं बॉडी को। वी आर फैमिलियर with the idea these specialized tissues and with their organization in the body of the organism, it is therefore not surprising that the uptake of food and the oxygen will also be the function of specialized tissues। अब यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि जैसे जैसे हम फेमिलियर हो रहे हैं कि हमारे बॉडी के अंदर स्पेशलाइज्ड टिश्यूज प्रेजेंट हैं जो कि एक ऑर्गेनिज्म को बिल्ड करने में मदद कर रही है, ठीक है, और बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर रही है। तो इसमें सरप्राइजिंगली कोई भी बात नहीं है कि वो भी फूड और ऑक्सीजन को टेक
करते हैं, मतलब कंज्यूम करते हैं ऑक्सीजन और फूड को, और टिश्यूज अपना फंक्शन, स्पेशलाइज फंक्शन भी परफॉर्म करती है अकॉर्डिंग टू देयर फूड कंजम्पशन एंड ऑक्सीजन कंजम्पशन। ठीक है, जैसे जैसे वो ज़्यादा फूड कंज्यूम करेंगे तो मोर एफिशिएंटली अपना स्पेशलाइज्ड टिश्यू फंक्शन प्रोवाइड कर पाएगा बॉडी को। हाउएवर दिस पोजेसेस अ प्रॉब्लम सिंस द फूड एंड ऑक्सीजन आर नाउ टेकन up at place in the body of the organism while all parts of the body needed them. The situation creates a need for transportation system for carrying food and oxygen from one place to another in the body. अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ जाती है कि ऑक्सीजन और फूड तो हम कंज्यूम कर लेते हैं बॉडी के द्वारा, ऑर्गेनिज्म हमारा फूड कंज्यूम कर लेता है, बट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ये सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि ट्रांसपोर्टेशन और फूड और ऑक्सीजन का कैरी कौन करेगा एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट्स में। तो इसके लिए हमारे पास होता है ब्लड। तो बॉडी के अंदर ब्लड है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है फूड और ऑक्सीजन को और बाकी सारे न्यूट्रिएंट को एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट्स। When a chemical reaction use the carbon source and oxygen for energy generation, they create byproducts that are not only useless for the cells of the body but could be even more harmful. अब यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारे बॉडी के अंदर जो कि कार्बन सोर्स और ऑक्सीजन को कंज्यूम करके एनर्जी जनरेट करते हैं, और वो एनर्जी जनरेट करने के साथ साथ कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी क्रिएट कर देता है जो कि खाली यूजलेस तो नहीं है बट और भी बहुत सारे बॉडी फंक्शन को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, और एक तरीके से वो जो बाय प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, और इसीलिए इस बॉडी को उस टाइप के बाय प्रोडक्ट को एक्सक्रीट आउट करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है बॉडी से, उसी को हम लोग वेस्ट प्रोडक्ट बोलते हैं। तो वेस्ट बाय प्रोडक्ट आर देयरफॉर नीडेड टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी एंड डिस्कार्डेड आउटसाइड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो किस प्रोसेस से हम इस बाय प्रोडक्ट वेस्ट को निकाल सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं अपने बॉडी से, वो प्रोसेस है हमारे पास एक्सक्रीशन। एंड अगेन if the basic rules of body design in multicellular organism are followed, a specialized tissue for excretion will develop, which means that the transportation system will need to transport waste away from the cells to this excretory tissue. तो देयर आर एक्सक्रीटरी टिश्यू जो कि आपका वेस्ट प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करेगा टू द एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक, और हमारे बॉडी से वेस्ट रिमूव हो जाएगा। तो इसी के लिए भी हमारे पास कुछ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं जिसके कारण हम अपने बॉडी के अंदर से वेस्ट प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट करके एक्सक्रीट आउट कर सकते हैं। लेट अस कंसीडर दीज वेरियस प्रोसेसेस सो एसेंशियल मेंटेन लाइफ वन बाय वन। तो आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये सारे प्रोसेसेस को वन बाय वन कवर करने वाले हैं। तो फॉर मोर लेक्चर्स, फॉर मोर लेक्चर्स और फॉर मोर वीडियोस, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है, हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ लेक्चर को लाइक कर दीजिए और वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और कमेंट कर दीजिए कि आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं और क्या क्या इंप्रूवमेंट हम और कर सकते हैं। तो तब तक के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।